प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राकल्पना के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोत से प्राकल्पना ग्रहण करता है। अर्थात कोई भी अनुसंधानकर्ता जब प्राकल्पना बनाता है तो उसके अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए वो अपने अनुसंधान की प्राकल्पना बनाता है, निर्धारित करता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना तथा अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। इस संदर्भ में लुंडबर्ग का मत है कि हम सब एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। इस संदर्भ में गोडेम हार्ट ने भी कहा कि प्राकल्पना के 4 प्रमुख स्रोत हैं। इसमें नंबर 1 सामान्य संस्कृति, इसके बाद है वैज्ञानिक सिद्धांत, इसके बाद समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। ये प्राकल्पना के प्रमुख स्रोत हैं जिनका हम यहाँ विस्तार से उल्लेख करेंगे, जिसमें सबसे पहले सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर की प्राकल्पना बनाते समय सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखा जाता है। जैसे जिस सामाजिक समस्या या प्रघटना का अनुसंधान करता, गवेषणा या अनुसंधान करता है, तो सबसे पहले उस समाज की सामान्य संस्कृति को ध्यान में रखा जाता है कि समाज की संस्कृति कैसी है। उसी ध्यान में रखते हुए ही वो प्राकल्पना का निर्माण करता है। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है और उसके सदस्य को रहन सहन तथा खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती हैं। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 प्रमुख बातें हैं। नंबर 1 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 2 लोक विश्वास तथा 3 सामाजिक परिवर्तन। हम इनका तीनों का यहाँ विस्तार से उल्लेख करेंगे। इसमें नंबर 1 है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के एक वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों में और अमेरिका में क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं। अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों में निर्मित प्राकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिम समाजों में व्यक्तिवादी का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जुड़ा जाने लगा है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विशेष प्रकार की प्राकल्पनाओं को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात जिस देश की जिस प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी, उस देश की उसी प्रकार की जाति व्यवस्था होगी, उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होगी और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है। इसलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्राकल्पना का एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी है।
इसके बाद 2 है लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसे सामान्य मान्यताएं हैं एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है। चूँकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, अतः कई लोग तो इन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, और किंतु ये कहावत और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनसे किसी भी प्राकल्पना को मानकर अध्ययन कर सकता है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ उनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देती है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती हैं कि भारत में ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटते जाएंगे, जाति प्रथा कमज़ोर होगी, शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च होगी, प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि होगी। इसके बाद वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही अन्य सामान्यीकरण करते हैं। ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप से ग्रहण कर लिया जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। इसके बाद सादृश्यताएँ। कई बार समरूपताएँ भी प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की ही भांति मानते हैं। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मनुष्य, मानव और पशुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव को समान कल्पना की गई। लुई पास्चर ने चेचक के टीकों का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक को सादृश्यता के आधार पर ही किया था। इसके बाद व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं। इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ग्रहण किया है। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना तथा माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं का अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं, उसी के आधार पर वह विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। इसके बाद अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है। यही उनकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर दिए जाते हैं। इसके बाद अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों पर साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों द्वारा चिंतकों के मानक के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी हम प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात जो अनुसंधान पूर्व में हुए हैं या जो साहित्य हमारे पास है, जो भी सामाजिक प्रघटना का अनुसंधान करता है, वो अनुसंधान एवं साहित्य को आधार मानते हुए भी प्राकल्पना का निर्माण करता है
और उन्हीं के आधार पर वो प्राकल्पनाओं का रिसर्च करता रहता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।